चलिए, तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो राज्यसभा के विषय में शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि हमने लोकसभा के संदर्भ में विस्तृत तरीके से चर्चा कर ली थी, उस पर अध्ययन कर लिया था कि जैसे कि जो संसद होती है तो उसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की विषय में जो भी प्रक्रिया थी, जो भी उसकी व्यवस्थाएं थी संवैधानिक तौर पर, उसमें हमने इस बार समझ लिया। अगर उसमें कुछ जैसे अगर और जानना हो तो आपको पता होना चाहिए, जैसे उसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 552 सदस्य अधिकतम होते हैं, राइट। और 545 से पे ही उस पर सीटों का चुनाव होता है, जिसमें से दो एंग्लो इंडियन और होते हैं, तो 543 पे आप निर्वाचित सदस्य होते हैं, राइट। तो उसमें से आप देख सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो अधिकतम 20 हैं, और वैसे वर्तमान में देखा जाए तो 13 हैं, राइट। तो आप ये चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ओके। और ये जो दो एंग्लो इंडियन का आधार था वो लगभग 2020 ही तक था, 20 ही तक था, राइट। अब आगे देखो, अगर 2024 में जब चुनाव होने वाले हैं तो उसमें देखो क्या होता है, राइट। तो अभी तक तो 2020 तक दो एंग्लो इंडियन का आधार रहा है। चलिए, तो इतना पर्याप्त है। अगर लोकसभा से अगर कोई प्रश्न बनता है तो मैंने डिटेल से उसको समझा दिया है, जो भी उससे प्रश्न अगर आएगा तो वहीं से ही आएगा। चलिए, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो राज्यसभा से संबंधित रहेगा। और राज्यसभा, आप जानते हो कि राज्यसभा कैसा सदन है हमारे देश का, वो है एक स्थायी सदन जो कभी भी विघटित नहीं होता है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आज हम ये जानते हैं थोड़ा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर समझना है तो राज्यसभा हमारे भारत में कैसे आई। तो आपको पता है कि भारत में अगर राज्यसभा को अगर देखा जाए तो इसका जो गठन था 1954 में किया गया था, राइट। 1954 में किया गया था। वैसे तो संविधान में इसका उल्लेख था, संविधान में 1900 जो अनुच्छेद 80 है इसके विषय में उल्लिखित करता है, लेकिन इसका जो गठन है वो 1954 में किया गया था। और इससे पहले लोकसभा, ठीक है, काम करती रही है। अब बात यहाँ करते हैं कि राज्यसभा जो है इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसके क्या कारण थे। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा जो हमारे देश का सदस्य, जो लोकसभा जो हमारे देश की एक सदन है, वो एक कैसा है, एक अस्थाई है, राइट। वो अस्थाई है, वो विघटित हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष में विघटित हो सकता है या उससे पूर्व भी विघटित हो सकता है, ओके। तो वहाँ पर जो लोग बैठते हैं या जो लोग वहाँ पर प्रतिनिधिक रूप में चयन होकर के जो जाते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता का प्रतिनिधित्व तो केवल करते हैं, राइट। तो वो जनता एक प्रकार से देखा जाए तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो जनता उनको चुनती है, तो उनका जो प्रतिनिधित्व होता है जनता के प्रति एक प्रकार के उत्तरदायी होते हैं, और जनता की बात वो सुनते हैं, जनता की बात सुनते हैं। तो अगर कोई भी कानून से संबंधित अगर किसी प्रकार की विशेष प्रक्रिया अगर हमारे देश में जनता के हित में चल रही है, राइट, तो वो हमारी कहाँ आएगी, लोकसभा में आएगी। अब बात यहाँ आती है कि ये तो जनता के हित के लिए है, तो हमारे देश में कौन सी शासन है, यहाँ पर है संघ, राज्यों का संघ है। और संघ के साथ साथ यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था भी है, जहाँ पे आप देखोगे राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई, संघीय व्यवस्था है, राज्यों को भी दी गई हैं, केंद्र को भी दी गई हैं। तो केंद्र को भी शक्तियाँ हैं, राज्यों को भी शक्तियाँ हैं। तो केंद्र के पास जो शक्तियाँ हैं तो वो केंद्र यूज करती है, राज्य के पास राज्य यूज करती है, ओके। लेकिन बात यहाँ थी कि लोकसभा में अगर आप देखोगे तो लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनता का होता है, ओके, जनता का प्रतिनिधित्व होता है। और जनता को प्रतिनिधित्व के साथ साथ आप देखोगे केंद्र स्तर पर ही लोकसभा अपना काम करती है। अब यहाँ बात आती है कि जो राज्यसभा आई है, राज्यसभा आने का यहाँ कारण था कि राज्यों के विषय में कौन सुनने वाला था। भाई, अगर आप देखोगे कि अगर कोई नियम या कोई व्यवस्था संचालित होती है या कोई नियम से संबंधित कोई प्रावधान आता है, तो अगर वो प्रावधान हमारे देश में रेगुलेट होगा तो उसके लिए जनता पर वो लागू होगा, ओके। लेकिन उसमें आप देखोगे कि केवल लोकसभा का ही उसमें प्रतिनिधित्व तो रहेगा, तो फिर राज्यों की कौन सुनेगा, राज्यों की भी तो सुनना चाहिए। तो राज्यों की सुनने के लिए, राज्यों की सुनने के लिए ये राज्यसभा की व्यवस्था लाई गई थी। क्योंकि अगर जहाँ पर कोई व्यवस्था अगर होगी, अगर कोई व्यवस्था होगी, अगर कोई कानून ऐसा अगर बना दें वो तो जो राज्यों के हित में ना हो, समझ रहे हो। अगर लोकसभा केवल रहेगी
तो लोकसभा जरूरी नहीं है कि हर व्यवस्था को केवल जनता के हित में ही सुने। हो सकता है वो जो राज्य हैं, ठीक, जो राज्य हैं इनके विरुद्ध कोई नियम या कोई ऐसा कानून बना दे जो राज्यों के हित में ना हो, या राज्य की कोई व्यवस्था है उसको निरस्त करने वाला कोई ऐसा कानून बना दे, ठीक है, या राज्यों का व्यवस्था ही खत्म कर दे। तो इसकी सुनने वाला कौन था? तो इसके लिए फिर राज्यसभा का गठन किया गया कि भाई राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कि अगर कोई नियम या कानून या कोई संशोधन विधिन अगर जैसा भी लाया जाएगा तो उसमें राज्यसभा की भी भूमिका उतनी ही होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर कोई विषय है वो जनता से रेगुलेट होगा, वो तो बात सही है, लेकिन वो जनता रहती तो है कहाँ पे? वो रहती राज्यों में ही। तो राज्यों के लिए तो लोकसभा ठीक है, लेकिन राज्य जो होंगे, राज्य की अपनी एक व्यवस्थाएं हैं, राज्य के अपने एक विधि है, कानून है, ठीक है, राज्य के अपने होते हैं। तो उनसे संबंधित अगर कोई लोकसभा कोई ऐसा बिल लाती है, ऐसा प्रस्ताव लाए जो राज्य की व्यवस्थाओं को सीमित करे, या राज्य की जो एक्टिविटीज है या राज्य के जो भी प्रावधान हैं या जो संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं उसमें कोई संशोधन करके या उनको खत्म करे, राइट, तो इससे संबंधित फिर उनकी कौन सुनेगा? तो इसके लिए फिर एक राज्यसभा आई थी। राज्यसभा में राज्यों का सुना जाता है, लोकसभा में जनता की सुनी जाती है और राज्यसभा में राज्यों की सुनी जाती है, कि राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के जाते हैं। तो आप देखोगे तो ये राज्यसभा जो है ये हमारे देश में आई, और ये राज्यसभा जो है वो अमेरिका से ली गई थी। जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका में आप देखोगे, अमेरिका में राज्यसभा की जगह क्या है? सीनेट है, राइट। और सीनेट में आप देखोगे जो चुनाव होता है, यहाँ पे वो होता है अप्रत्यक्ष। जिस प्रकार से भारत में इसका चुनाव होता है उसी प्रकार से राज्य में भी वहाँ पे चुनाव होता है, लेकिन आप वहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन थोड़ा वहाँ बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं, वो एक राज्य से 2 सीटें निर्धारित की गई हैं, एक राज्य से 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक राज्य से 2 सीट होगी, तो वहाँ पे राज्य कितने हैं? 50 हैं, तो 50 गुणे 2 बराबर 100, तो वहाँ पे 100 सीटें हैं, ये फिक्स है। ओके, 100 सीटें वहाँ पर एक फिक्स हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, या हम उसे बोलते हैं वाशिंगटन डीसी, जहाँ पर वाशिंगटन डीसी में ही क्या है, वहाँ का अपना कांग्रेस है, वहीं पे सब सुप्रीम कोर्ट सब वहाँ पे जो फेडरल कोर्ट है सब कुछ वहीं पर है, राइट। तो वाशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस वहीं पे है वाशिंगटन डीसी में। तो इस डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ से तीन सीटें चुनी जाती हैं। तो इस प्रकार से 103 सीटें इसकी फिक्स हैं, 103 सीटें इसकी फिक्स हैं। वैसे वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हवाई द्वीप और है, लेकिन सीट जो केंद्र शासित प्रदेश वाशिंगटन डीसी है वहाँ से 3 चुने जाते हैं, राइट। इस प्रकार से इसकी 103 सीटें फिक्स होती हैं, इसमें कोई कम ना कुछ ज़्यादा। और इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे भारत में होता है, लेकिन चुनाव का अप्रत्यक्ष रूप है, लेकिन थोड़ा चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा भिन्नता देखने को जरूर मिल सकती है, वो आगे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। वैसे सेम ही है, ज़्यादा कोई भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। अगर आप देखोगे राज्यसभा में भारत में, तो भारत में आप जानते हो कि जिस प्रकार से सीनेट एक उनका अपना एक अस्थायी सदस्य होता है, स्थायी सदस्य होता है, स्थायी सदस्य है, मतलब कि ये भी विघटित नहीं होता है, तो उसी प्रकार से भारत में जो राज्यसभा है ये भी विघटित नहीं होती है, और ये हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य हैं वो चुनकर जाते हैं, इसके 1/3 सदस्य हैं हर 2 वर्ष में चुने जाते हैं, राइट, जबकि इसका विघटन नहीं होता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य होती है, जबकि इसमें जो सांसद होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं वो क्या है, चुने जाते हैं। ओके, रिसाइकिल होता है इसमें, इस प्रकार से ये चुने जाते हैं।
वो हम बताएंगे कैसे। ओके, तो सबसे पहले आप यही चीज़ समझ लो कि यहाँ पर राज्यसभा जो है ये हमारे यहाँ पर जो ली गई है ये एक प्रकार से अमेरिका से ही, अमेरिका की व्यवस्था के आधार पर ही है। ठीक है, अगर ब्रिटेन की आप अगर देखोगे तो ब्रिटेन में राज्यसभा से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य लिए गए हैं। देखिए 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो ब्रिटेन के व्यवस्था के आधार पर है, 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन इसका आधार वहाँ से नहीं है। सुनना ध्यान से थोड़ा, जैसे आधार में आप जानते हो कि जैसे कला, हिंदी साहित्य में, या किसी विज्ञान क्षेत्र में, ठीक, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, या किसी अच्छे क्षेत्रों में जो लोग काफ़ी डेवलप है, अपने को विकसित किए हुए हैं, तो राष्ट्रपति क्या है उनको 12 सदस्य चुनता है, और 12 सदस्य एक साथ नहीं चुनता है। ओके, ये 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति एक साथ नहीं चुनता है, इनको अलग अलग चुनता है। कभी भी चुन सकता है, जैसे कि 1/3 सदस्य जब चुनते हैं तो उसी आधार पर वो भी चुन लेते हैं, एक साथ इन 12 सदस्यों को नहीं चुनता है। ओके, आप ये दिमाग में क्लियर कट बैठा लेना। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आधार है, जैसे कि कला, हिंदी, ये जो चुने जाते हैं ये आधार है, तो ये आधार कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड। मनोनयन देखो, जो मनोनीत किए जाते हैं, मनोनयन जिनका होता है वो आधार वो लिया गया है कहाँ से, वो लिया है ब्रिटेन से, राइट। जबकि आधार जो है जैसे कला साहित्य में, हिंदी विज्ञान क्षेत्र में, संस्कृति आधार बहुत अलग अलग क्षेत्रों में लिए जाते हैं, तो ये जो आधार है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से। ओके, आयरलैंड आप जानते हो ये भी ब्रिटेन का हिस्सा है। आयरलैंड 2 पार्टों में है, एक नीचे एक ऊपर, तो ऊपर वाला आप देखोगे ये ब्रिटेन का ही हिस्सा माना जाता है, नीचे वाला ये स्वतंत्र है। ठीक, तो आयरलैंड का जो नीचे वाला हिस्सा है वो आयरलैंड है, और वहाँ पे आप देखोगे जो व्यवस्था है वो आधार है, वो ये आधार दिया गया है, इसी आधार पे भारत ने अपनाया है। तो इस प्रकार से जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं तो वो कितने होते हैं, अधिकतम होते हैं 250, अधिकतम 250 होते हैं। जबकि आप देखोगे वैसे तो 245 इसके माने जाते हैं, जिसमें से 233 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और जो 12 होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, इनका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं समय समय पर। समय समय पर का मतलब यही है कि हर 2 वर्ष में उनको लगता है कि मनोनयन करना चाहिए, क्योंकि सदस्य इनका भी कार्यकाल सेम ही होता है, 6 वर्ष का ही होता है ना, इसलिए। तो 233 में से आप देखोगे जो केंद्र शासित प्रदेश के भी इसमें सदस्य होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में आप देखोगे दिल्ली है, पुदुचेरी है, राइट। तो यहाँ से आपको 4 सदस्य मिल जाएंगे, यहाँ से 4 सदस्य आपको मिल जाएंगे, और 229 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं राज्यों से, राइट, राज्यों से। दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, विधानसभाएं हैं, तो विधानसभाएं हैं, इसलिए यहाँ से भी 2-2 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, दिल्ली पुदुचेरी से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से भी 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इस आधार पर आप देखोगे तो 229 ये 4 वो 233 और 12 मनोनीत किए जाते हैं, तो इस प्रकार से 245 हैं, और अधिकतम 250 हैं। जबकि लोकसभा में देखोगे अधिकतम कितनी है, 552 है। ओके, चलिए, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि जो सीटें हैं ये जनसंख्या के आधार पर है, राइट। जनसंख्या का आधार मैंने आपको लोकसभा में इस पर समझा ही दिया था कि हमारे यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं वो सीटें हैं जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य की उतनी ही ज़्यादा सीटें होंगी। ओके, तो आप जानते हो कि जैसे उत्तर प्रदेश है, तो अपना उत्तर प्रदेश है, उसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें पाई जाती हैं, वो कितनी होती हैं, 31। तो लोकसभा की 31 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में हैं। ओके, तो आप देखो गोवा है, सिक्किम, इनमें 1-1 सीट है। तो जनसंख्या बेस पर है कि जनसंख्या जिस राज्य में सबसे ज़्यादा है वहाँ की सीटें सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको पता है इसका आधार आप देखोगे जनसंख्या कौन सा आधार है, 1971 वाला, राइट।
तो 1971 वाला है, इसे बदलने की जो प्रक्रिया की गई थी वो कहा गया था कि 2001 में इसे बदल देंगे। लेकिन आप देखोगे 84वां संविधान जब संशोधन हुआ, ठीक, 84वां संविधान संशोधन आप देखोगे जब हुआ था 2000 में, 2000 में संविधान संशोधन जो 84वां हुआ था, तो इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। यानी कि ये जो 1971 की जो जनसंख्या थी इसे 2001 में बदलना था, लेकिन नहीं हो पाया। फिर इसे 84वां संविधान संशोधन 2026 तक कर दिया गया था कि 2026 में पुनः परिसीमन आयोग इन सीटों का आवंटन करेगा और इसके बाद क्या है, इसमें बदलाव करेगा। ओके, तो ये कर दिया गया था। लेकिन आप देखोगे तो जनसंख्या नीति आप देखोगे जब 1976 में आई थी, जनसंख्या नीति जब 1976 में आई थी, तो इस जनसंख्या की नीति के बेस पर, जनसंख्या की नीति के बेस पर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो गया था, दक्षिण भारत ने जनसंख्या जो थी वो कम कर ली थी, सीमित की, और उत्तर भारत में जनसंख्या सीमित नहीं हुई। तो इसलिए 1976 में विवाद हुआ था। तो 1976 में तो राज्यों ने, तो दक्षिण भारत के जो राज्य उन्होंने जनसंख्या कम कर ली, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों ने कम नहीं कर पाई। तो इसलिए फिर बाद में क्या हुआ कि 84वां संविधान संशोधन आया था, यही वाला, फिर इसमें कर दिया गया कि 2026 तक। तो 2026 में देखो क्या होता है, उस आधार पर फिर से सीटों का आवंटन किया जाएगा। राइट, तो ये कौन सीटों का आवंटन करता है, वो परिसीमन आयोग करता है। चलिए, तो इतना आपके लिए जानकारी पर्याप्त है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें राज्यों को पावर दी गई है, राज्यों को कुछ पावर दी गई। 87वां संविधान संशोधन 2003 जब हुआ था, तो इसमें ये कहा गया था कि जो राज्य हैं, क्योंकि आप देखते हो कि राज्य जो होते हैं 2014 में जैसे कि अलग से तेलंगाना बन गया, ठीक है, 2000 में देखो अलग से फिर वो आप देखोगे राज्य बनते हैं, 2000 में भी राज्य बना था। तो इस प्रकार से आप देखोगे जो अलग अलग राज्यों का जो वो विभाजित हो गया है, विभाजन होते हैं, तो उनमें जो सीटें होती हैं, ओके, उनमें जो सीटें होती हैं, तो सीटें उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होना चाहिए। तो उसमें ये बात की गई कि 2003 में कि अगर ये अपनी जनसंख्या जो परिसीमन कर, मतलब कि सीटों का जो बदलाव है वो कर सकते हैं, ठीक, वो सीटों का बदलाव है वो कर सकते हैं। ये आधार जो इनका दिया गया था राज्यों के लिए, वो 1991 की जो जनसंख्या गणना थी, 1991 की जनसंख्या के आधार पर 87वां संविधान संशोधन 2003 में राज्यों को पावर दे दी गई कि वो जनसंख्या के आधार पर अपना परिसीमन कर सकते। परिसीमन का मतलब यही होता है, सीटों का मतलब कि कम या ज्यादा करना अपनी जनसंख्या के बेस पर, यही होता है परिसीमन यानी आवंटन। राइट, तो ये पावर उनको दे दी गई थी। चलिए, अगर बात की जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आप जानते हो कि लड़ने के लिए क्या होना चाहिए। अगर राज्यसभा में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अब भारत का नागरिक का मतलब यही है कि यहाँ पर अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो भी अगर नागरिकता ले लेता है तो फिर वो भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन विदेशी व्यक्ति है, नागरिकता भारत की होनी चाहिए उसके पास, तब लड़ सकता है, वो भारत का नागरिक बन जाता है। लेकिन अब अमेरिका में अगर आप देखोगे तो अमेरिका में भी उसे अमेरिका का नागरिक तो होना जरूरी है, अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही साथ वहाँ पर 7 वर्ष अमेरिका में रहना ये भी आवश्यक है, यानी कि 7 वर्ष अमेरिका में उसे रहना पड़ेगा। ओके, 7 वर्ष उसे अमेरिका में रहना पड़ेगा, तभी वो क्या कहे चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा का। भारत में केवल नागरिकता होने पर ही चुनाव लड़ सकता है, इतना बेसिक थोड़ा डिफरेंस है। चलिए, लेकिन आप देखोगे कि
अब तो ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि राज्यसभा, अगर कोई व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति अगर वो राज्यसभा से चुनाव लड़ना चाहता है, अगर वो किसी भी राज्य का है, किसी भी राज्य का है, किसी भी राज्य का है, अगर उसके पास उस राज्य की मतदाता सूची लिस्ट में नाम है, ओके, मतदाता सूची की लिस्ट में नाम है, ठीक है, तो वो व्यक्ति है, वो किसी भी राज्य से, वो किसी भी राज्य से लड़ सकता है। ओके, तो ये व्यवस्था कर दी 2003 में, ये कर दी गई थी। शायद अब लोकसभा में भी शायद ये व्यवस्था हो गई है कि कोई भी व्यक्ति है, अब वो उसके पास मतदाता सूची में लिस्ट में नाम होना चाहिए, राइट, तो इसलिए फिर वो किसी भी राज्य से वो चुनाव लड़ सकता है। शायद ये लोकसभा में हो गया है जहाँ तक। चलिए, तो राज्यसभा में तो ये 2003 में ही ये क्लियर कट कर दिया गया था, ठीक है, 2003 में ही क्लियर कट कर दिया गया कि राज्यसभा में, ठीक, लोकसभा में हो गया है, एक बार आप देख लेना, मुझे तो कन्फर्म है कि शायद हुआ है, उनमें बदलाव कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में भी आप देखोगे तो 2003 में ये आधार कर दिया गया था कि अब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो राज्यसभा में अगर वो चयन किया जाता है तो वो किसी भी राज्य का हो सकता है, भले ही उसकी मतदाता सूची नाम भले ही यूपी का हो, लेकिन वो एमपी से जैसे राज्यसभा से लड़ना चाहता है सीट से, तो लड़ सकता है, राइट। तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है। चलिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति लड़ता है, कोई व्यक्ति अगर लड़ता है तो वो 2 सीट से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है, यानी कि एक व्यक्ति 2 सीट से लड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यूपी में कोई 2 सीटें हैं किसी क्षेत्र में, ठीक, किसी क्षेत्र में 2 सीटें हैं, तो वो एक व्यक्ति इस सीट से भी लड़ सकता है, वो इस सीट से भी लड़ सकता है, ओके। और ये तो लोकसभा की सीटें ही हैं, समझ रहे हो ना, लोकसभा की सीटें, इससे भी लड़ सकता है, इससे भी लड़ सकता है। अब वो इससे हार सकता है तो इससे तो जीत ही जाएगा, किसी से भी जीत जाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन प्रावधान कर दिया गया है 2 सीट से लड़ सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा का सदस्य, अगर आप देखोगे तो ये दिमाग में रखना कि ये 2 वर्ष से ज़्यादा, मतलब कि 2 वर्ष तक ये किसी भी जेल में या किसी का दोषी ना ठहराया गया हो, जेल में ना रहा हो, ये भी व्यवस्था है। और आप देखोगे अगर कोई जिस लोकसभा सीट, यानी कि किसी क्षेत्र में अगर जिस लोकसभा सीट है, अगर वो लोकसभा सीट में अगर कोई व्यक्ति वैध मत पड़े हैं, तो वैध मत का अगर 1/6 अगर वोट नहीं पा पाता है, तो इसकी जो राशि है ना, राशि है वो जब्त हो जाएगी, वो राजस्व कोष में उसकी जब राशि डाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये व्यवस्था है, ठीक है। ये लोकसभा के लिए इतना आप और समझ सकते हो, ये एडवांस में नॉलेज है कुछ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आप देखोगे तो ये व्यवस्था है कि वो भले ही यूपी का हो, वो एमपी की राज्यसभा सीट से वो लड़ सकता है। पहले ऐसा 2003 से पहले ऐसा कोई व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें कर दिया गया है। चलिए, अगर आप मतदाता में अगर चुनाव की बात करोगे तो जैसे कि जो भी जैसे मतदाता सूची में जैसे नाम होना चाहिए, तो अब पहले यही 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसे कितना कर दिया है, 18 वर्ष, ठीक। अब 18 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी हैं, वयस्क है, ठीक है, वो 18 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी हैं वो चुनाव में मत डाल सकते हैं। चलिए, चलो, तो हमारे यहाँ पे देखोगे जो राज्यसभा है ना, जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 245 में से मैंने आपको क्लियर कट किया है, 229 राज्यों से होते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, दिल्ली पुदुचेरी से। शायद एक बार देख लेना, जहाँ तक 4 ही हैं, या एक बार क्लियर कट ये करना, जम्मू कश्मीर से तो नहीं है, वैसे मैंने देखा है, वैसे 4 ही दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद आप देखोगे अधिकतम 285 होते हैं। इसके बाद 12 जो होते हैं वो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। मनोनीत का मैंने बता ही दिया है कि एक साथ नहीं करते हैं, समय समय पर ये करते रहते हैं। इसके बाद ये मनोनयन है 12 सदस्य, ये कहाँ से हैं, ये ब्रिटेन से हैं,
ठीक, ये ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में आप देखोगे जो लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड है, राइट, हाउस ऑफ लॉर्ड है जो, ठीक है, यहाँ पर जो राजा रानी होते हैं, यहाँ जो राजा रानी होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सदस्य चुनते हैं, अपने अकॉर्डिंग मंत्रियों को या सदस्यों को ये चुनते हैं। और यहाँ पर इसको मतलब कि जितने भी जो सदस्य चुने जाते हैं कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि हाउस ऑफ लॉर्ड है ना ब्रिटेन की, जहाँ वहाँ राजा रानी होते हैं, तो वो अपने में सदस्य जो चुनते हैं वो सदस्य किसी को भी चुन सकते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हमारे से जुड़े हुए हैं या उनसे जो जुड़े रहते हैं उनको वो चुन सकते हैं। तो वहाँ पर कोई संख्या निश्चित नहीं की, हजारों में पहुँच जाती है वहाँ पे, समझ रहे हो। जबकि लोकसभा राज्यसभा में अपने देखोगे तो यहाँ पर अधिकतम 250 है, जबकि लॉर्ड ऑफ हाउस में देखोगे तो वहाँ पर सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, लिमिटेशन नहीं है उस पर, वो 1000 1200 1300 पहुँच जाती है। तो वो इस पे इन पे डिपेंड किया गया है राजा रानी पे। चलिए, तो ये दिमाग में आप क्लियर कट कर लो, ओके। हम्म। एक मिनट। चलो, तो अब हम राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं। तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो कोटा के आधार पर होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा, ऐसे ही राज्यसभा में भी चुनाव होता है। यहाँ पे खंबा छूने वाला चुनाव नहीं होता है जैसे लोकसभा में होता है, जबकि राज्यसभा में जो है वो कोटा के आधार पर होता है। तो इसमें जो कोटा आप देखोगे तो वो हम आपको भी क्लियर करेंगे। पहले आप ये समझ लो, तो इसमें 2 वर्ष में चुनाव होते हैं, हर 2 वर्ष में, ठीक। जैसे आप देखोगे कि 2022 में 1/3 सदस्य चुने गए, ठीक। अब यही 2022 में 3/3 सदस्य चुने गए। अब आप देखोगे कि एक इसमें पहले से भी सदस्य हैं, इसमें पहले से भी सदस्य हैं। अब इसमें 1/3 और एडवांस लाए जाएंगे, एक्स्ट्रा फुल करना है ना, तो इसे 2024 में कंप्लीट करना है, फिर 2026 में, फिर 2028 में। तो आप देखोगे कि जो 1/3 सदस्य यहाँ चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य चुने जाएंगे, वो 2028 में बरी कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे, ओके, इसमें से। और जो 2020 में है वो 2026 में कर दिए जाएंगे, जो 2016 में है वो 2022 में मतलब कर दिए जाएंगे, 2000 जो 18 में है वो 2024 में कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखोगे हर 2 वर्ष में इस प्रकार से चुनाव होते हैं। तो ये कोटा के आधार पर होते हैं 1/3 सदस्य। और इसमें जो चुनाव में जो भाग लेते हैं, कौन लेते हैं? विधानसभा के सदस्य। चुनाव में विधानसभा के सदस्य लेते हैं, ओके। और इन्हें वोट कौन देते हैं? विधानसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं, विधानसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक बोले जाते हैं, एमएलए, ठीक, जिसे हम एमएलए बोलते हैं। तो यही जो विधायक होते हैं, यही विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इन्हीं विधायकों को वोट डालते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। जबकि जनता का एक अप्रत्यक्ष है, लेकिन ये उनको प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। जनता के लिए अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, जबकि इनके लिए ये प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से ये वोट डालते हैं किसे? अपने सदस्यों को। और ये कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में भेजते हैं, ओके। तो आप इस समझ सकते हो। चलो, अब आप देखोगे कि एक सीट से, अब जैसे कि एक व्यक्ति है 2 सीट से लड़ सकता है, ठीक है, ये भी मैंने क्लियर कट कर दिया है।
आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो जैसे कि 4 सीटें हैं, 4 पे जैसे चुनाव होने हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 ही व्यक्ति खड़े होंगे, ठीक है, अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मतलब ऐसा है कि 1/3 सदस्य जाना है, तो 1/3 में हम मान लेते हैं 4, वैसे होंगे तो ज़्यादा ही, 3-4 मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 ही सदस्य खड़े होंगे, अधिक हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5, 7, 8, 9, 10 जितने भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन चुनाव जो होगा वो 4 सीट पे ही होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ अधिकतम हो सकते हैं। तो विधानसभा में जो चुनाव, विधानसभा के जो जो विधायक होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। और वो जो किस आधार पर भेजते हैं, वो भेजते हैं कोटा के आधार पर, समझ रहे हो। यानी कि कोटा कौन सा है, अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमण पद्धति है, वही कोटा है। और जनसंख्या के आधार पर भेजते हैं, यानी कि जनसंख्या का मतलब आप जानते ही हो कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसी में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, तो उस आधार पर वो भेजते हैं, समझ रहे हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे राज्यसभा का मतलब, राज्यसभा में मान लो 10 सीटें खाली हैं, ठीक। अब इसमें 1/3 होकर जाएंगे, अब 10 सीट के लिए 1/3 होकर जाएंगे, मतलब 1/3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये भरे जाते हैं तो इसमें पता होना चाहिए कि विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो खड़े होते हैं, वही इसमें भाग लेते हैं। अब बात यहाँ आती है कि विधानसभा के कौन से सदस्य खड़े हो सकते हैं, विधायक, क्योंकि राज्य में आप देखोगे जैसे यूपी है, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। अब किसी राज्य में कम सीट है, तो अब मान लेते हैं कि क्या उसमें ये 10 सदस्य हैं, क्या यूपी के ही सब हो सकते हैं, क्या यूपी के ही सभी हो सकते हैं। हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल यूपी के ही हों, यूपी के भी हो सकते हैं या अदर स्टेट के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन ये चीज़ें वहाँ प्रतिनिधित्व देखा जाता है कि राज्यसभा में कि किस राज्य से कितने हैं। अब मान लेते हैं कि ये 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, अगर यूपी से वहाँ पर प्रतिनिधित्व है और यूपी की 10 सीटें वहाँ खाली हो गई, तो ये यूपी के ही 10 जाएंगे, ओके। और इन ये पता होना चाहिए कि ये वरिष्ठ एक प्रकार 35 साल से ऊपर होने चाहिए, वही जाएंगे, ठीक है, ये 10। अब जैसे कि 10 हैं ये, तो 10 में हो सकता है कि 2 सीटें एमपी से भी हों, क्योंकि एमपी की भी खाली हुई हों, और 2 सीटें हैं राजस्थान की भी खाली हुई हों। तो फिर इसमें यूपी के ये 10 नहीं जाएंगे, फिर यूपी के नहीं 10 जाएंगे, फिर यूपी के इसमें 6 जाएंगे, 2 जाएंगे राजस्थान से, 2 जाएंगे मध्य प्रदेश से। इस प्रकार से इनका कोटा पूरा किया जाता है। अब हम इनका चुनाव देखते हैं किस आधार पर होता है, वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। और अनुपातिक का मतलब आप जानते ही हो, जनसंख्या के बेस पर अनुपात देखा जाता है कि एक होता है समान अनुपात, यानी कि समान अनुपात मतलब ये होता है कि मतलब एक समान कंडीशन में वहाँ पर मतदान होना चाहिए, समान कंडीशन में एक समान अनुपात के मतलब, एक मतलब कि जितने भी अनुपात होंगे, जितनी भी जनसंख्या का अनुपात होगा एक समान होना चाहिए, राइट। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एक प्रकार का ऐसा होता है कि जहाँ पे आप देखोगे कि जो कंडीशन रहेगी राज्यों में, तो वहाँ की जनसंख्या की कंडीशन बेस पर होता है। अब मान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति में जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व था तो उसमें आप देखोगे कि अनुपात के आधार पर था कि यानी कि जितने भी सांसद थे 776 बराबर कितना होना चाहिए, 4043 कुछ ज़्यादा 21 हैं, जैसे 4321। तो ये मतलब कि क्या है, ये टोटल कौन से हैं, ये हैं टोटल विधायक और ये है सांसद। तो इनका मतमूल है, वो एक समान होगा टोटल का, लेकिन एक सांसद एक राज्य का मतमूल समान नहीं होता था। तो ये उनका एक अपना प्रतिनिधित्व यानी कि अनुपातिक था, ठीक, ये उनका एक अनुपात था। तो इसी आधार पर आप देखोगे कि जनसंख्या का जो अनुपात है, तो जिस राज्य में जैसी जनसंख्या है उस अकॉर्डिंग ही उनका अनुपात चयन किया जाता है, राइट। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बेस पर ही वो चयन किए जाते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बात हम ये करते हैं, जैसे आप समझो यहाँ पे कि निर्वाचन जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है,
लेकिन आप एक चीज और देखो कि यहाँ पर जो आधार जो है वो प्रादेशिक भी है। जनसंख्या के आधार पर जरूर है, लेकिन प्रादेशिक आधार है, यानी कि प्रादेशिक आधार पर यहाँ पे चयन किया जाता है, प्रादेशिक जनसंख्या के आधार पर। प्रादेशिक यानी कि जिस प्रदेश में जैसी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसके जो विधायक होते हैं वो चयन किए जाते हैं। तो एक आधार आप प्रादेशिक भी समझ सकते हो इसके अंतर्गत। अब राज्यसभा का जैसे चुनाव होना है, तो चुनाव में आप देखोगे जैसे उत्तर प्रदेश के जो मतलब जैसे 403 सीटें हैं, ठीक, यूपी की 400 जैसे 3 सीटें हैं। तो अगर इस पे जैसे टोटल में मतदान तो होना नहीं है इस पे, मतलब अगर आप देखोगे कि 4 सीट पे जैसे चुनाव होने हैं, कितने होने हैं, 4 सीट पे चुनाव होने हैं, तो 4 सीट एक और +1 होकर होना चाहिए, यानी कि 4 सीट तो होनी चाहिए +1, राइट। अब जैसे +1 है तो यही आप देखोगे 4 सीट पे चुनाव होना है +1। अगर ये हेयर फार्मूला के आधार पर होता है, इनका जो चुनाव है वो हेयर फार्मूला के आधार पर होता है, राइट। तो आप देखो 4 + 1 तो 5 है, और 5 का आप इसमें 403 में भाग दोगे तो ऐसे 5 अट्ठे 80, तो इसको 80 मान लेते हैं, राइट, इसको 80 मान लेते हैं। और 80 + 1, अब मतलब कि जो भी सदस्य जीतेंगे उनको 80 + 1 वोट लाना होगा, समझ रहे हो, यानी कि 80 + 1 बहुमत मतलब को मिलना चाहिए, सदस्यों का वोटिंग मिलना चाहिए, तब वो व्यक्ति विजयी होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे समझो, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि 80 + 1 है, ठीक। अब इतने वोट मिलने चाहिए हर एक सदस्य को, जो भी खड़े होंगे, 4 खड़े होंगे, और एक सीट पे तो आपको पता होना चाहिए एक सीट पे कई सारे खड़े हो सकते हैं, बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, एक सीट पर बहुत सारे हो सकते हैं, और एक सीट पर अलग राज्यों के भी खड़े हो सकते हैं, अलग राज्यों के भी वो खड़े हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखना कि यूपी की अगर जितनी सीटें जाएंगी उतनी ही रहेंगी, लेकिन इस यूपी की एक सीट पर दूसरे राज्य का व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ओके, ये दिमाग में क्लियर कट कर लो। तो ये 81 होने चाहिए। तो जैसे हम मानते हैं ABCD, ये 4 व्यक्ति खड़े हो गए, और भी हो सकते हैं EBF ऐसे करके। तो मान लेते हैं कि जब मतदान होता है तो इसको 81 मिल गए, इसको मिल गए 75, इसको 81 मिल गए, इसको मिल गए 60, ठीक है। और तो जैसे इसको मिल गए, अब किसी भी टोटल मान लेते हैं, वैसे तो वोटिंग पड़ती है ना, तो आपको पता ही होना चाहिए कि कोई भी सदस्य अगर जब वोटिंग करने जाता है तो जितने भी सदस्य खड़े होते हैं, जितने भी खड़े होते हैं सभी को मतदान करना पड़ता है, सभी को वोट डालना पड़ता है। बस ये है कि वरीयता देखनी होती है कि प्रथम वरीयता आप किसे दे रहे हो, सेकंड वरीयता किसे दे रहे हो, थर्ड वरीयता किसे दे रहे हो। सेम वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति में होता है, ओके। तो जैसे इसको 81 है, इसको 81 है। अब जैसे मतदान हुए टोटल 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 जैसे जब मतदान होते हैं, ठीक है, अब जब मतदान होता है उसका राज्यसभा में, तो वहाँ पर आप देखना कि मान लो यहाँ पर 403 थी, ठीक, 403 थे, तो 403 में जब यूपी के सदस्य जो चुनकर जाएगा, यूपी के सदस्य चुनकर जाएगा, तो उसके लिए वहाँ पर 81 वोटिंग लानी होती है, ठीक। अब जैसे यूपी 2 हैं तो इनको 81 वोटिंग लानी होती है। अगर ये 81 नहीं ला पाते हैं तो ये नहीं जीतेंगे, अगर 81 ला लेते हैं तो ये विजयी हो गए, तो ये जीत गए, समझ रहे हो। अब आती है जैसे दूसरी पोजीशन, अब ये क्या हुए, ये अभी ये हारे नहीं है, देखना ये हारे नहीं है, ये देखो 75 है, 60 है, अब देखो 80 है थे। अब 80 में से क्या करते हैं, अब 80 में से आप देखोगे इसको क्या करेंगे, फिर से ये कितने हैं, 1 2 2 से भाग देंगे, 40 + 1 41 आ गया, ठीक। अभी 41 आ गया।
अब 41 पे आप देखोगे कि ये 75 भी अंक निकल रहा है, 60 भी अंक, तो फिर ये जीत गए। तो ये सेकंड वरीयता में ये जीतते हैं, ये फर्स्ट वरीयता में ये जीतते हैं, राइट, ऐसे ये जीत जाते हैं। तो ये 2-3 बार केवल वरीयता होती है और फिर खत्म कर दी जाती है। ऐसे वरीयता में तो फिर सभी को जीतना पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी सीटें हैं उतनी के आधार पर ही तो विजय होंगे, समझ रहे हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो ये जो हेयर फार्मूला है, इस सिद्धांत पर आप समझ सकते हो। वैसे ज़्यादा कोई खास इसमें जानना, वोटिंग तो करना नहीं है, बस इतना नॉर्मल समझ लो, इतना ही पर्याप्त है। चलिए, तो ये हमारी थी क्या, राज्यसभा से चुनाव संबंधी व्यवस्था, कि कैसे ये चुनाव इसका होता है। और पता है आपको कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता ही है राष्ट्रपति, और 12 तो इसको मनोनयन करते ही हैं। चलो, तो राज्यसभा में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंतर्गत हम आपको डिटेल से समझाएंगे राज्यसभा की शक्तियां। चलिए, तो राज्यसभा की जैसे शक्तियां समझनी है तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।